पाठ 1 है स्वर्ग से भी अच्छा। इस कविता में कवि ने अपने देश भारत को स्वर्ग से भी अच्छा बताया है। उसका कहना है कि भारत में प्राकृतिक संपदा भरपूर है और भारत ने सारी दुनिया को अपना कुटुंब माना है स्वर्ग से भी अच्छा भारत हमारा प्यारा। हम हैं सितारे इसके, यह है गगन हमारा। इसका मुकुट हिमालय पर्वत है सबसे ऊंचा, है सींचती हजारों नदियों की इसको धारा। सादा रहा है जीवन, ऊंची विचारधारा, इंसान में ही इसने भगवान को निहारा। सबके लिए खुला है कुदरत का कोश सारा, कुटुंब सारी दुनिया इसका रहा है नारा। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। पाठ 2 अभ्यास का कमाल। इस पाठ में बताया गया है कि लगातार अभ्यास करने से सफलता अवश्य मिलती है। यदि हम हिम्मत न हारें और लगातार अभ्यास करते रहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। लगन, परिश्रम, आशा तथा आत्मविश्वास जैसे गुण जिस व्यक्ति के पास हों, वह कभी पीछे नहीं रह सकता। अक्षिता बहुत ही होशियार लड़की थी। वह सभी विषयों में अच्छी थी, परंतु गणित में कमजोर थी। इस कारण उसकी रिपोर्ट खराब रहती थी। एक दिन जब वह स्कूल से लौटी तो बहुत उदास थी। क्या बात है बेटी, क्या सोच रही हो? माँ ने बड़े प्यार से अक्षिता के सिर पर हाथ फेरा। माँ, क्या मैं गणित के सवाल हल नहीं कर सकती? क्या हुआ, आज इतने गुस्से में क्यों है मेरी रानी बेटी? माँ ने प्यार जताते हुए कहा। प्यार पाते ही अक्षिता फूट फूट कर रोने लगी। बोली, माँ, कक्षा में मुझे सब फिसड्डी कहते हैं। अगले महीने मेरी वार्षिक परीक्षा है। मुझसे गणित के सवाल हल नहीं होते। इस वजह से मुझे खराब अंक मिलते हैं। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। माँ जानती थी कि उसकी बेटी परेशान है। उसे उसकी परेशानी का हल तो सुझाना ही होगा। उन्होंने अक्षिता से कहा, बेटी, हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हमें दूसरों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी सोच बदलनी चाहिए। माँ की बातों से अक्षिता को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने कुछ देर सोचा और अपने कमरे में चली गई। इधर माँ भी अक्षिता को लेकर थोड़ी परेशान थीं। वे भी चाहती थीं कि अक्षिता गणित में होशियार हो जाए। अगले दिन अक्षिता प्रातः उठी और उसने निश्चय किया कि वह गणित के सवाल जरूर हल करेगी। अब वह प्रतिदिन 1 घंटा गणित के सवाल हल करती। जब उसकी सहेलियों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी अक्षिता की सहायता करने का निश्चय किया। वे उसे प्रोत्साहित करती और जब वह सभी सवाल सही करती तो उसकी तारीफ भी करती। इतना ही नहीं, जब वे देखती कि अक्षिता गणित के सवाल कर रही है तो उसके साथ साथ स्वयं भी सवाल हल करने लगती। उनकी इस आदत के कारण अक्षिता की गणित के सवालों को हल करने की गति तेज हो गई। उसने जी तोड़ मेहनत की। अब वह कक्षा में भी सबसे पहले सवाल हल कर लेती। जो बच्चे उसे कक्षा में फिसड्डी कहकर चिढ़ाते थे, वे अक्षिता को देखकर दांतों तले उंगली दबाने लगे। अक्षिता की सफलता की आशाएं मजबूत हो गईं। जिस गणित के सवालों से वह दूर भागती थी, वही गणित के सवाल उसे अब आसान लगने लगे। वह अपने प्रयासों से बहुत प्रसन्न थी। उसने गणित के सवालों का अभ्यास लगातार जारी रखा। कुछ दिनों बाद वार्षिक परीक्षा आई। सभी बच्चों ने खूब मेहनत की। देखते देखते वार्षिक परीक्षा के परिणाम का दिन आ गया। सभी बच्चे अपना परीक्षा परिणाम जानने के लिए बेहद उत्सुक थे। ठीक 10 बजे मुख्य अतिथि का आगमन हुआ। बच्चे उनके सम्मान में खड़े हुए। प्रधानाचार्य जी ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे।
इंतजार की घड़ियां समाप्त हुईं। प्रधानाचार्य जी ने कुछ देर बाद परीक्षा परिणामों की घोषणा की। अक्षिता ने पूरे विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। मुख्य अतिथि ने उसे शील्ड प्रदान की। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पूरे विद्यालय में उसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। वह बहुत खुश थी। सभी लोग अक्षिता की तारीफ करने लगे और विद्यालय का प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। संकलित पाठ 3, जीवन में समय का महत्व। प्रस्तुत पाठ में समय का महत्व बताया गया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम भी ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने समय पर कार्य करके जीवन में कई सफलताओं को प्राप्त किया। हमारे जीवन में समय का बहुत महत्व है। संसार में प्रत्येक चीज अपने निश्चित समय पर जन्म लेती है और निश्चित समय पर ही समाप्त होती है। प्रकृति के सभी कार्य भी अपने निश्चित समय पर पूरे होते हैं। सूर्य, चंद्रमा अपने अपने समय पर निकलते हैं। यदि सूर्य और चंद्रमा अपने समय पर न निकलें, तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। समय गतिशील है, वह निरंतर चलता रहता है। वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। एक बार बीता हुआ समय वापस नहीं आता। जो लोग समय की कीमत पहचान कर उसका आदर करते हैं, वे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं। जो समय पर कार्य न करके उसकी उपेक्षा करते हैं, वे जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। समय का पालन जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, वे सभी समय के पाबंद थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम समय को व्यवस्थित करके चलते थे। वे अपने व्यस्त जीवन में से भी पढ़ने, लिखने और लोगों से मिलने का समय निकाल लेते थे। उनका कहना था कि हमें अपना समय ऐसे व्यवस्थित करना चाहिए कि काम के साथ साथ जीवन का भी आनंद उठाया जा सके, क्योंकि जिस प्रकार जीवन हमें समय का महत्व बताता है, उसी प्रकार समय हमें जीवन का महत्व सिखाता है। डॉक्टर कलाम समय के बहुत पाबंद थे। उनका बचपन बहुत कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था। वे 3 किलोमीटर दूर धनुषकोडी रेलवे स्टेशन से अखबार लाते और पैदल घूम घूम कर बेचते थे। इसके बाद 8 बजे स्कूल जाते। स्कूल से आने के बाद अखबार के पैसे लेने जाते। उनका कहना था कि हर काम के लिए समय मिलता है, जरूरत केवल अनुशासन में रहने की है। समय अमूल्य होता है। कहते हैं कि यदि हम धन को बर्बाद करते हैं तो सिर्फ धन ही जाता है, लेकिन अगर हम समय को बर्बाद कर देते हैं तो हम जिंदगी का एक हिस्सा गंवा देते हैं। अतः जिंदगी में सफल होने के लिए हर काम समय पर करना चाहिए। समय पर कार्य शुरू करने वाला व्यक्ति ही समय पर कार्य खत्म कर सकता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का मानना था, जिस काम से हम प्यार करते हैं उसे करने के लिए हमारे पास समय की कभी कमी नहीं होती। इसलिए अपने काम से प्यार करें, समय अपने आप मिलेगा। पाठ 4, एक बूंद। कविता में बूंद बादलों से निकलकर जब धरती की ओर बढ़ने लगी, तब उसका मन घबरा रहा था। वह अपने नए स्थान को लेकर चिंतित थी कि कहाँ जाएगी, लेकिन तभी हवा चली और समुद्र की ओर एक खुली सीप के मुंह में वह जाकर गिरी और मोती बन गई। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर ओर आई अनमने,
एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यों ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियौध। पाठ 5, बुद्धिमान ऐसप। यह कहानी बुद्धिमान ऐसप की चतुराई को दिखाती है, जो अपनी मेहनत और समझदारी से राजा का विश्वास पात्र बन गया। उसकी बुद्धिमानी ने ही उसे गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। चांद को आज नींद नहीं आ रही थी। वह माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। क्या हुआ है? माँ ने पूछा। नींद नहीं आ रही है, चांद ने कहा। अच्छा, तो कहानी सुनना चाहता है? किंतु नहीं, बिल्कुल नई कहानी। कहता हुआ वह माँ के पास उनकी सब्जी की डलिया खिसका कर लेट गया। माँ ने बड़े स्नेह से उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसप की कहानी सुनाती हूँ। कौन ऐसप? चांद ने पूछा। ऐसप यूनान के राजा का गुलाम था। वह बहुत ही दुबला पतला था, पर था बहुत बुद्धिमान। एक बार जब राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। इस खुशी के मौके पर उसने दूर एक तीर्थ स्थान पर जाने का निश्चय किया। वह राजकुमार के लिए प्रार्थना करना चाहता था। राजा ने ऊंटों को यात्रा के लिए तैयार करवाया तथा बहुत से गुलाम भी साथ ले लिए। प्रत्येक गुलाम को एक एक गट्ठर उठाने का आदेश दिया गया। ऐसप ने सबसे बड़ा गट्ठर उठाया तो राजा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, ऐसप, क्या तुम इतना बड़ा गट्ठर उठा सकोगे? ऐसप ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, आप चिंता ना करें, मैं खुशी खुशी इस गट्ठर को ले चलूंगा। जानते हो उस गट्ठर में क्या था? रोटियां। इसलिए धीरे धीरे गट्ठर हल्का होता गया। जब वे तीर्थ स्थान पर पहुँचे तो पूरा गट्ठर खाली हो चुका था। ऐसप बड़ी शान से तीर्थ स्थान पर इधर उधर घूमता रहा। उसके साथियों के पास राजा का सामान था, जिस कारण वे घूम फिर नहीं पाते थे। अपनी तेज बुद्धि से ऐसप ने काम भी किया और आराम भी। राजा ऐसप की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ। इस घटना के बाद ऐसप राजा का कृपा पात्र बन गया। एक बार पड़ोसी देश के राजा ने 3 मूर्तियां भेजीं। वे बड़ी खूबसूरत तो थीं, लेकिन तीनों एक जैसी थीं। सवाल यह था कि प्रत्येक मूर्ति की विशेषता बतानी थी। तीनों मूर्तियों में अंतर बताने वाले को मुंह मांगा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। राज्य के अनेक छोटे बड़े दरबारियों, कर्मचारियों तथा वहाँ के नागरिकों ने कई बार उन मूर्तियों को देखा और परखा, पर किसी की बुद्धि ने उनका साथ नहीं दिया। अंत में ऐसप ने विनय पूर्वक कहा, महाराज, आज्ञा हो तो मैं भी प्रयत्न करूं। राजा ने हंसकर कहा, ऐसप, यह रोटियों का गट्ठर नहीं है, यह बुद्धि का खेल है। फिर भी हम तुम्हें निराश नहीं करना चाहते। तुम भी अपनी किस्मत आजमा कर देख लो। ऐसप बड़े साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ा। पहले उसने मूर्तियों का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। फिर कुछ समय बाद बोला, महाराज, मुझे कुछ तिनके चाहिए। ऐसप की इस मांग पर वहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति हंसने लगे। फिर भी वह निराश नहीं हुआ। राजा ने ऐसप की मांग पूरी करने के लिए तिनके मंगवाए। ऐसप ने प्रत्येक मूर्ति के कान में एक एक तिनका डाल दिया। जिस मूर्ति का तिनका कान में से होता हुआ पेट में चला गया, ऐसप ने उसे उत्तम घोषित किया। उसने बताया कि वह मूर्ति सबकी बात सुनेगी, परंतु किसी की बात प्रकट नहीं करेगी। जिस मूर्ति का तिनका मुंह से बाहर निकल आया,
वह द्वितीय ठहराई गई। उसने कहा कि यह मूर्ति सब बात सुनेगी और प्रकट कर देगी। जिस मूर्ति का तिनका एक कान से होता हुआ दूसरे कान से बाहर निकल गया, उसे तीसरा स्थान दिया गया। ऐसप ने कहा कि यह मूर्ति हर बात सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देगी, अर्थात किसी बात पर ध्यान न देगी कि कोई क्या कह रहा है। ऐसप ने प्रत्येक मूर्ति की जो जो विशेषता बताई वह पूर्ण रूप से ठीक थी। राजा उसकी बुद्धिमानी पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ऐसप को स्वतंत्र कर दिया और बहुत सा धन भी दिया। माँ, फिर ऐसप ने स्वतंत्र होने के बाद क्या किया? चांद ने पूछा। माँ ने प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, स्वतंत्र होने के बाद ऐसप ने अपना शेष जीवन रोचक कहानियाँ लिखने में बिताया। चांद ने पूछा, माँ, पहली मूर्ति क्यों श्रेष्ठ मानी गई? माँ ने कहा, बेटा, पहली मूर्ति को इसलिए श्रेष्ठ माना गया क्योंकि उस मूर्ति में तिनका कान में से होता हुआ पेट में चला गया। इसका अर्थ है कि हमें किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। जिस तरह हम भोजन पचा लेते हैं, उसी तरह बातें भी पचा लेनी चाहिए, नहीं तो हम धोखा देने वाले कहलाएंगे। माँ से कहानी सुनकर चांद बहुत खुश हुआ। विदेशी कहानी। पाठ 6 है भारत के नृत्य। भारत के लोक नृत्य भारतीय संस्कृति की पहचान है। इन नृत्यों में उस क्षेत्र विशेष की वेशभूषा, बोली और लोक परंपराओं की झलक मिलती है। इन नृत्य कलाओं ने ही भारत का नाम विश्व में चमकाया है। कक्षा में चहल पहल का वातावरण है। तभी कक्षा में अध्यापिका प्रवेश करती है। बच्चों, अगले महीने हमारे विद्यालय में वार्षिक समारोह मनाया जा रहा है। सभी बच्चों को किसी न किसी कार्यक्रम में भाग लेना है। इस बार के समारोह के मुख्य आकर्षण है भारत के प्रमुख नृत्य। अंशिका प्रसन्नता से। हाँ मैम, मुझे नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तो नृत्य ही करूँगी। अंशिका, क्या तुम बता सकती हो कि भारत के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? जी मैम, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम। शाबाश अंशिका। इसके अतिरिक्त भी हमारे देश के हर राज्य में अलग अलग तरह की नृत्य शैलियाँ हैं। मैम, आज हमें कुछ नृत्यों के बारे में बताइए ना। ठीक है, तो सुनो। आज मैं तुम्हें अपने देश के कुछ नृत्यों के बारे में बताती हूँ। क्या तुम जानते हो कि हमारे देश के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों का आरंभ दक्षिण भारत में हुआ था? मैम, भरतनाट्यम का संबंध भी दक्षिण भारत से ही है ना? इसके बारे में भी समझाइए। बच्चों, इस नृत्य शैली का विकास दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। इस नृत्य शैली में पैरों को लयबद्ध तरीके से जमीन पर पटका जाता है। पैर घुटने से विशेष रूप से झुके होते हैं एवं हाथ, गर्दन और कंधे विशेष प्रकार से गतिमान होते हैं। मैम, इस नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? बच्चों, इस नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार रुक्मिणी देवी, यामिनी कृष्णामूर्ति, सोनल मानसिंह और मृणालिनी साराभाई आदि हैं। मैम, क्या कथक भी दक्षिण भारत का नृत्य है? नहीं, कथक का जन्म उत्तर भारत में हुआ था। इस नृत्य शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें हाथ की मुद्राओं और पैरों की ताल पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। मैम, कथकली कहाँ की नृत्य शैली है? बच्चों, कथकली केरल राज्य की नृत्य शैली है। इस नृत्य शैली में भाव भंगिमाओं का विशेष महत्व होता है। इस नृत्य शैली में नर्तक बोलता एवं गाता नहीं है, बल्कि अपने हाथ के इशारों और चेहरे की भंगिमाओं के सहारे अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। कथकली में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात और। सब बच्चे एक साथ। वह क्या मैम?
कथकली करते हुए कलाकार विशेष पोशाक पहनते हैं और मुखौटे लगाते हैं। उसके बाद चेहरे के हाव भाव द्वारा संगीत के साथ रामायण और महाभारत के दृश्य को जीवंत कर देते हैं। अच्छा, आप मुझे ऐसे नृत्य का नाम बताओ जो वार्षिक सूर्य पूजा के अवसर पर किया जाता है। सब बच्चे एक साथ। ऐसा कौन सा नृत्य है मैम? छाऊ नृत्य। यह नृत्य पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में देखने को मिलता है। इसमें कलाकार अपने मन की भावनाओं और विषय वस्तु को शरीर की गतिविधियों द्वारा व्यक्त करता है। इस नृत्य शैली में भी कलाकार मुखौटों का प्रयोग करते हैं। मैम, कलाकारों के मुखौटे कहाँ से आते हैं? अधिकतर मुखौटे नृत्य करने वाले स्वयं ही चिकनी मिट्टी से बनाते हैं। जानते हो बच्चों, छाऊ नृत्य ओजस्विता व शक्ति से परिपूर्ण है। इस नृत्य में भी कलाकार अपने भावों को व्यक्त करने के लिए पैरों का ही प्रयोग करते हैं। यह नृत्य प्रस्तुत करते समय शरीर की भाषा अत्यंत काव्यात्मक व सशक्त होती है। मैम, सचमुच हमारे भारत की नृत्य शैली तो अद्भुत है। हाँ बच्चों, हमारे भारत की नृत्य शैली अति सुंदर है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। सब बच्चे प्रसन्नता से। मैम, इसीलिए आज भी हमारे समाज में नृत्य संगीत को बहुत महत्व दिया जाता है। इसके बिना कोई भी समारोह पूरा नहीं होता। सब बच्चे प्रसन्न होकर वार्षिक समारोह की तैयारियों में जुट जाते हैं। संकलित। पाठ 7 बल्लू हाथी का बाल घर। प्रस्तुत नाटक जानवरों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाता है। आपसी सूझबूझ और स्नेह द्वारा जंगल निवासी एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। बूढ़े बल्लू दादा जानवरों के बच्चों की देखरेख बड़े ही प्यार से करते हैं और बच्चे भी उनका कहना मानते हैं। आइए पढ़कर इस नाटक का आनंद उठाते हैं। पहला दृश्य, जंगल का दृश्य। जानवरों की सभा। शेर जंगलपति के आसन पर, खरगोश मंत्री के स्थान पर और कुत्ते रक्षकों के रूप में खड़े हैं। तभी एक थका हारा बूढ़ा हाथी वहां पहुंचता है और चुपचाप सबसे पीछे बैठ जाता है। तो आज हमने बहुत सी समस्याएं सुलझा ली हैं। मुझे विश्वास है कि मिलजुल कर जो भी निर्णय यहाँ लिए गए हैं उनका सभी जानवर पालन करेंगे। पालन न करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। प्रजातंत्र का सच्चा संदेश यही है। ठीक है। और हाँ, हमें शिकारी आदमियों का हर तरह से मुकाबला करना होगा। उनके चंगुल से अपने को बचाए रखना होगा। हमारे दुश्मन लोभी शिकारियों ने हम में से कितनों की तो नस्ल ही खतरे में डाल दी है। आप ठीक कह रहे हैं। चीतल जैसे हमारे कितने ही दूसरे जंगलवासी गिनती के रह गए हैं। चीता तो खत्म ही हो गया है। खुद हम शेर भी खतरे में हैं। इसीलिए मेरा फैसला है कि यदि कोई भी जानवर ऐसे लोभी शिकारियों का साथ देता पाया गया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। मंजूर है। कोई और समस्या? नहीं तो सभा समाप्त की जाए। विनम्र होकर। हम सबकी एक समस्या है। हम जब काम पर जाते हैं तो कई बार अपने छोटे बच्चों को छोड़ना पड़ता है। डर लगता है कि कहीं शिकारी उन्हें बहला फुसला या डरा धमका कर पकड़ न ले जाएं। हाँ, यह समस्या हम सबकी है। घर पर अकेले बच्चे ऊब भी जाते हैं। कभी कभी लड़ाई भी कर बैठते हैं। बच्चे जो ठहरे, कोई देखने टोकने वाला तो होता नहीं। तो इस समस्या पर भी विचार कर लेना चाहिए। क्या किसी के पास कोई तरकीब है? मेरे पास एक तरकीब है, पर डरता हूँ कि उसे अमल में लाने के लिए कोई सहयोग नहीं देगा। तरकीब तो बताओ। तरकीब यह है कि एक सुरक्षित स्थान ढूंढा जाए
फिर वहाँ सब बच्चों को छोड़ा जाए। देख रेख के लिए हम जानवरों में से कोई आगे आए। लेकिन क्या सब बच्चे एक साथ रह सकेंगे? लड़ेंगे नहीं? मुझे तो डर है कहीं एक दूसरे को मारकर खा ही न जाएं। यही तो हम बड़े मात खा जाते हैं। बच्चों और बड़ों में फर्क होता है। बच्चे मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, लड़ना उन्हें सिखाया जाता है। यूं भी हम जानवर अपनी ओर से किसी को कुछ नहीं कहते जब तक हमारी जान को खतरा ना हो। क्या बच्चों के पास रहकर उनकी देख रेख की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार है? जानवर एक दूसरे को देखते हैं पर चुप रहते हैं। शेर फिर जानवरों की ओर देखता है। तभी उसकी नजर सबसे पीछे बैठे बूढ़े हाथी पर पड़ती है। आशंका से, आप कौन हैं? पहले तो कभी आपको देखा नहीं। महोदय, मैं एक दुखियारा बूढ़ा हाथी हूँ। जंगल में जानवरों की यह सभा देखी तो मैं भी पीछे बैठ गया। हैरानी से, लेकिन आप इस जंगल के तो नहीं लगते। जी, मैं इस जंगल का हूँ भी और नहीं भी। मेरी एक लंबी कहानी है। तो पहले हम आपका परिचय चाहेंगे। हम जानते हैं कि बहुत से शिकारी आदमी हमें पकड़ने के लिए चालाकियां बरतते हैं। हमें उनके जासूसों से सावधान रहना पड़ता है। महोदय, मैं आज ही दूर की एक बस्ती से दुखी होकर किसी तरह बचता बचाता जंगल में आया हूँ। मेरा शिकारियों से कोई वास्ता नहीं है। क्या आप इस जंगल में पहले भी आ चुके हैं? मैं पैदा ही इस जंगल में हुआ था। जब मैं बहुत छोटा था तो शिकारियों ने मुझे पकड़ लिया। फिर एक गांव के बड़े से अहाते में ले जाकर मुझे बांध दिया। मुझे अपने माँ बाप और साथ ही जंगलवासियों की बहुत याद आई। तब अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा मालिक मुझसे बहुत काम लेता है। अब मैं पहले जितना काम करने लायक नहीं रह गया हूँ। वह मुझे ज्यादा सताता है। वह कैसे? महोदय, एक बार मुझ पर जरूरत से भी ज्यादा लकड़ियां लाद दी गई। मुझसे चला नहीं जा रहा था। कमर टूटी जा रही थी। लेकिन महावत था कि जब देखो तब मेरी गर्दन में अंकुश गाड़ देता। मैं दर्द के मारे भीतर ही भीतर कराह कर रह जाता। यह तो आदमी की ज्यादती है। बुढ़ापे का ख्याल तो करना चाहिए था ना उसे। आदमी बहुत स्वार्थी होता है महोदय। वह केवल अपनी सोचता है। हद तो यह है कि मैंने आदमियों के जंगल में ऐसा भी कुछ देखा जिसे सुनकर आप हैरान होंगे। वह क्या? कुछ आदमी तो अपने ही बड़े बूढ़ों तक का ध्यान नहीं रखते, उनका अपमान करते हैं, कभी कभी तो मारते पीटते भी हैं। उनके कमजोर शरीर का भी ध्यान नहीं रखते। ऐसे आदमियों से भला जानवर क्या उम्मीद करता? बड़े बेशर्म हैं ये आदमी। गुस्से में, आपने ऐसे दुष्टों को रौंद क्यों न डाला? आदमी बहुत चालाक होता है। काम निकालना हो तो चापलूसी भी खूब कर सकता है। हम जैसे भोले जानवरों के लिए तो थोड़ा सा प्यार ही बहुत होता है। हम तो प्यार के आगे अपने पर किए जुल्मों को भी माफ कर देते हैं। घृणा से, धूर्त, स्वार्थी, ना समझ कहीं का। जंगल के पेड़ों तक को बेरहमी से काट डालता है। पेड़ खुद उसके लिए कितने जरूरी हैं इस बात की भी परवाह नहीं करता। हाँ, बस उस आदमी का वह बच्चा बहुत अच्छा था।
उसकी बहुत याद आ रही है। कितना प्यार करता था। मैं तो चाहता हूं कि सब आदमी बस बच्चे ही हो जाएं। आपकी कहानी तो बहुत दुख भरी है। जानवर भी दुखी होते हैं। दुख से छुटकारे के लिए ही तो मैंने आदमी का घर छोड़ दिया और किसी तरह जंगल की राह ली। यह जंगल आपका है। आप हमारे बुजुर्ग हैं। हम सब आपकी मदद करेंगे। आंखें खुशी से गीली करते हुए। मैं तो आप सभी का आभारी हूं, पर यह भी बता दूं कि मैंने आदमी की कुछ खूबियों को भी जाना है। मैंने वहां मेहनत करना सीखा है। मेरी आपसे यही विनती है कि आप मुझे एक खास काम करने की आज्ञा दें, ताकि मैं इज्जत का खाना खा सकूं। आप नहीं मानते तो हमें मंजूर है, पर वह खास काम है क्या? आपके योग्य भी है कि नहीं? वही खरगोश जी की तरकीब वाला। बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं और बच्चे भी तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनकी देखभाल करूंगा। अच्छा। जब मैं आदमियों के जंगल में था तो मेरा कुछ समय उस स्थान पर भी बीता था जिसे आदमी शहर कहते हैं। वहां माँ बाप काम पर जाने से पहले अपने बच्चों को एक खास स्थान पर छोड़ते हैं। क्या नाम था? हाँ, क्रेच यानी बालघर। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी सुरक्षित स्थान देखकर बालघर बनाना चाहूंगा। उसमें छोटे ही नहीं बड़े बच्चे भी आ सकेंगे। यह तो बड़ी अच्छी बात है। खरगोश को देखकर। क्यों मंत्री जी? हमारी तो समस्या ही हल हो गई। बूढ़े हाथी को देखकर। हम आपके आभारी हैं। बूढ़े हाथी से। खरगोश जी, कोई अच्छी सी जगह खोजने में आपकी मदद करेंगे। आप जल्दी से जल्दी बाल घर शुरू करने की तैयारी कीजिए। कोई भी कठिनाई हो तो कहिएगा। हम सब आपके साथ हैं। हाथी दादा, आप अपने बल के लिए मशहूर हैं, तो क्या हम सब आपको बल्लू दादा कहकर पुकारे? क्यों नहीं, क्यों नहीं। दूसरा दृश्य। नदी किनारे बल्लू हाथी बल्लू दादा का बालघर। घने पेड़। जानवर अपने अपने बच्चों को लिए हर ओर से आते दिखाई दे रहे हैं। बच्चे उछलते कूदते आ रहे हैं। एक दो बच्चे रो भी रहे हैं। बल्लू दादा बच्चों को प्यार कर चुप करा देते हैं। एक दिशा से भालू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आते हैं। बल्लू दादा, ओ बल्लू दादा, लो संभालो इन शैतानों को। जरा कसकर रखना, नहीं तो नाक में दम कर देंगे आपकी। बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम तुम करेंगे? शरारती बच्चे समझदार भी बहुत होते हैं। बल्लू हाथी बच्चों की ओर देखते हुए। आओ बच्चों, चलो अंदर चलो। बड़े प्यारे बच्चे हैं, इन्हें तो मैं खूब कहानियां सुनाऊंगा। सच बल्लू दादा? हाँ, यहाँ बहुत मजा आएगा तुम्हें। एक एक कर। हमारे माँ बाप को फुर्सत ही नहीं होती कहानियां सुनाने की। थके हारे आते हैं और सो जाते हैं। कहानी सुनाने को कहो तो कल कल पर टालते रहते हैं। आप तो नहीं टालेंगे ना बल्लू दादा? मैं क्यों टालूंगा बच्चों? तुम्हारे माता पिता को सचमुच मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें फुर्सत कहाँ। अच्छा, पहले थोड़ा खेल कूद तो लो ताकि व्यायाम हो जाए और तुम में ताकत आ जाए। इस बीच मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गीत तैयार करना है। गीत? हाँ, गीत जिसे तुम गा सको हर रोज। बच्चों, गीत हो या कहानी, उसका मजा भी लेना चाहिए और उसकी सीख पर ध्यान भी देना चाहिए। पर आप कहानी कब सुनाएंगे बल्लू दादा?
हम तो बोर हो रहे हैं। सब्र, सब्र का फल मीठा होता है और हर चीज का अपना समय। जानते हो, जब मैं आदमियों के जंगल में था तो यह देखकर दुख होता था कि कई बच्चे ज्यादा से ज्यादा समय टीवी पर कार्टून देखने या कंप्यूटर पर खेल खेलने में बिताते थे। बच्चे ऊबने लगते हैं, कुछ उबासियां लेने लगते हैं। अरे, तुम तो ऊबने लगे। हंसते हुए। मेरी बात समझ तो आ रही है ना? प्यार से। अच्छा, चलो अब भागो और थोड़ा कूद लो। गीत तैयार होते ही तुम्हें बुलाता हूँ। तो हम जल्दी से खेल कूद कर आते हैं। ठीक है। बच्चे चले जाते हैं और मंच के दो कोनों में खेलने लगते हैं। बीच में आगे की ओर बल्लू हाथी कुछ सोचने और लिखने की मुद्रा में। मंच पर अंधेरा और प्रकाश, हाथी के चेहरे पर काम खत्म होने का संतोष। आओ बच्चों, आओ। अब तो तुम खेल चुके होंगे। मैंने भी गीत तैयार कर लिया है। बच्चे दौड़े दौड़े आते हैं। आओ, अब यह गीत मिलकर गाते हैं और जरा घूम घूम कर। हम बच्चे हैं जंगल के, हमको जंगल प्यारा है। अलग अलग हैं रंग हमारे, अलग अलग हैं ढंग हमारे। खान पान सब न्यारे न्यारे, जंगल एक हमारा है। हमको जंगल प्यारा है। कहो बच्चों, मजा आया ना? हाँ बल्लू दादा, बहुत मजा आया। चलो अब कुछ खा पी तो लो। खरगोश बच्चा। मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो जाओ, मजे से मिल बांट कर खाओ पियो। बच्चे चले जाते हैं। थोड़ी देर में एक छोटा बच्चा खरगोश रोता हुआ आता है। बल्लू दादा, लोमड़ी बच्चा मुझे बहकाकर मेरा खाना खा गया। अब अपना खाना मुझे नहीं देता। अच्छा, यह तो बुरी बात है। चलो देखते हैं। बल्लू हाथी लोमड़ी बच्चे से। बेटे, क्या तुमने खरगोश का खाना खाया है? लोमड़ी बच्चा चुप रहता है। यह तो अच्छी बात नहीं है। हम जानवर इसीलिए बदनाम हैं कि हम अपने से छोटे या कमजोर को तंग करते हैं या खा जाते हैं। इसीलिए हमें जंगली और असभ्य कहा जाता है। हमें किसी की भी केवल अच्छी बातें सीखनी चाहिए, बुरी नहीं, चाहे वे मेरी ही क्यों न हों। मुझे माफ कर दीजिए बल्लू दादा। शाबाश। बच्चों, क्या तुम चाहते हो कि आज खरगोश भूखा रहे? नहीं। सब बच्चे थोड़ा थोड़ा खाना खरगोश को देते हैं। पास खड़े माता पिता खुश हैं। बच्चे उनके साथ कूदते फांदते चल पड़ते हैं। कोई कोई गीत भी गुनगुनाता है। बल्लू हाथी गीली आंखों से देखता रहता है। अंतिम दृश्य, बल्लू हाथी को बच्चे घेर कर बैठे हैं। बच्चे मजे से कहानी सुन रहे हैं। तो बच्चों, यह थी भोलू किसान की कहानी। अच्छी लगी ना? अब शाम हो चली है, तुम्हारे माता पिता भी आ गए हैं, तो अब जाने से पहले गीत हो जाए। बच्चे गीत गाते हैं। माता पिता पास आकर चुपचाप खड़े होते जाते हैं। सभी खुश हैं। बल्लू दादा, आपने तो कमाल कर दिया है। बच्चों के आपसी प्यार को देखकर अब तो हम बड़ों को भी अपने झगड़ों पर शर्म आने लगी है। बल्लू दादा की जय, बल्लू दादा के बाल घर की जय। असल में तो हमें करनी चाहिए जानवरों की जय, जानवरों के बाल घर की जय, बच्चों की जय। हम सब के आपसी मेल मिलाप से ही यह बाल घर इतना अच्छा चल रहा है
और जब तक यह मेल मिलाप रहेगा, यह बालघर भी चलता रहेगा और हमारा देश जंगल भी बना रहेगा। हम सब आपके साथ हैं। अब हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए आपसे विदा लेते हैं। आप भी आराम कीजिए। हमारे लायक सेवा हो तो जरूर बताइए। जानवर चल पड़ते हैं। बच्चे गीत गुनगुनाते, उछलते कूदते साथ चल रहे हैं। हाथी प्यार से देखता रहता है। पाठ 8 छोटी छोटी बातें। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने बताया है कि यदि हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से पर्यावरण में बदलाव हो सकता है। इसके लिए पेड़ों को न काटना, भूमि का संरक्षण करना, सफाई रखना, जनसंख्या को सीमित करना, प्रदूषण कम करना, ईंधन और ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट न करने का अपना स्वभाव बना लें तो बदलाव निश्चित है। छोटी छोटी बातों से ही आता है बदलाव। छोटी छोटी कोशिश मिल कर सकती दूर अभाव। कूड़ा सदा जगह पर डालो, परिसर रखना साफ। पानी व्यर्थ करो तो कोई नहीं करेगा माफ। वर्षा से तालों को भर दो, जल का करो बचाव। छोटी छोटी बातों से ही आता है बदलाव। वन अरण्य हरियाली सब है, धरती का श्रृंगार। जनसंख्या को सीमित करके हरो धरा का भार। प्रकृति जीव की सुस्थिरता से आता है ठहराव। छोटी छोटी बातों से ही आता है बदलाव। संसाधन सीमित है उनका, सीमित करो प्रयोग। अगर प्रदूषण बढ़ जाएगा, बढ़ जाएंगे रोग। व्यर्थ न हो ईंधन या ऊर्जा, ऐसा बने स्वभाव। छोटी छोटी बातों से ही आता है बदलाव। पत्ते फूल फलों को यूं ही तोड़ो नहीं अकारण। पेड़ों पौधों की रक्षा का तुम बन जाओ कारण। फिर ना भूमि को काट सकेगा जल का तेज बहाव। छोटी छोटी बातों से ही आता है बदलाव। कवयित्री डॉक्टर मधुपंत। पाठ 9 कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इस पाठ में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में उपयोगी जानकारियां प्रस्तुत की गई हैं। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जहां जंगली जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। गर्मियों की छुट्टियों में हमने मम्मी पापा के साथ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान घूमने का कार्यक्रम बनाया। दीपू और मैं घूमने के नाम से ही बहुत खुश हो रहे थे। मम्मी रास्ते की तैयारी में लग गईं और पापा कार की साफ सफाई में लग गए। हमने भी रास्ते में खाने पीने की चीजों की सूची तैयार कर मम्मी को दे दी। पापा के एक मित्र चतुर्वेदी अंकल भी हमारे साथ वहाँ चलने को तैयार हो गए। वे पार्क के बारे में काफी जानकारी रखते थे, इसलिए पापा ने जब उनसे चलने के लिए कहा तो वे तुरंत तैयार हो गए। हम लोगों को सुबह सुबह ही निकलना था, इसलिए रात को ही आधे से ज्यादा तैयारी कर ली गई थी। सुबह मम्मी की एक आवाज पर ही हम दोनों उठ गए थे। जल्दी से नहा धोकर सब लोग नाश्ता करके कार में बैठ गए। हम जल्दी से जल्दी पार्क में पहुंचना चाहते थे। रास्ते में हमें अंकल ने बताया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना उद्यान है। यह उत्तराखंड में नैनीताल के निकट स्थित है। यह पार्क भिन्न भिन्न वन्य जीवों, वनस्पतियों व पक्षियों के लिए जाना जाता है। यहाँ 160 के करीब बाघ हैं, रंग बिरंगे पक्षियों की 600 प्रजातियां हैं, 51 प्रकार की झाड़ियां, 30 प्रकार के बांस और 110 प्रकार के विभिन्न पेड़ पौधे यहाँ मिलते हैं। अंकल की बात सुनकर हम सब चौंक गए। दीपू ने हैरानी से पूछा, अंकल, इतने सारे जीव जंतु, क्या यह उद्यान बहुत बड़ा है?
अंकल हंसते हुए बोले। हाँ बेटा, बहुत बड़ा। हम पैदल तो इसे देख ही नहीं सकते। यहाँ पर्यटक हाथी पर बैठकर घूमते हैं या खुली जीप में जंगल का आनंद उठाते हैं। हमें अंकल की बातों में आनंद आ रहा था। हम पार्क के बारे में और ज्यादा जानना चाह रहे थे कि तभी पापा ने कहा, अरे बच्चों, वहीं जाकर आगे की जानकारी लेना, वरना वहां पहुंचने पर तुम्हारा रोमांच खत्म हो जाएगा। मम्मी ने भी पापा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और क्या, यदि अभी रास्ते में ही सारी जानकारी ले लोगे तो वहाँ जाकर क्या देखोगे? मैं और दीपू मम्मी पापा की बात सुनकर चुप तो हो गए, लेकिन मन ही मन उस अद्भुत पार्क के बारे में सोचते रहे। शाम से पहले ही हमारी कार रामनगर पहुंच गई थी। प्रकृति के सुंदर दृश्य चारों तरफ बिखरे हुए थे। रास्ते की थकान के कारण पापा ने अगले दिन घूमने का कार्यक्रम बनाया। अंकल ने होटल वाले की मदद से एक खुली जीप का इंतजाम भी कर लिया था। अगली सुबह खुली जीप हमारा इंतजार कर रही थी। हम सब पीछे की तरफ बैठ गए। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। अंकल ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठे हमें रास्ते के बारे में बताते जा रहे थे। मैंने अंकल से जंगल के इतिहास के बारे में कुछ बताने के लिए कहा तो उन्होंने बताया कि यह भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई। फिर 1957 में प्रसिद्ध शिकारी और पर्यावरण विद्वान एडवर्ड जिम जेम्स कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट पार्क रखा गया। दीपू ने उत्सुकता दिखाते हुए इसका कारण पूछा तो अंकल ने बताया, उत्तराखंड के जंगलों में जिम कॉर्बेट ने ऐसे बाघों का शिकार किया जो नरभक्षी हो गए थे, अर्थात आदमियों को मारकर खा जाते थे। ऐसे बाघ देखते ही देखते मनुष्यों को उठाकर ले जाते थे। जिम कॉर्बेट का निशाना अचूक था, इसलिए उनसे प्रार्थना की गई कि वे मानव जाति की रक्षा करें। फिर उन्होंने उस समय के नरभक्षी बाघों और तेंदुओं से आसपास के निवासियों की रक्षा की। बाद में तेंदुओं और अन्य वन्य जीवों की रक्षा का उन्होंने संकल्प लिया। उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए। उन्हीं के सम्मान में इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट रखा गया। हमारे अलावा अन्य कई पर्यटक यहाँ आए हुए थे। हमने वहाँ मगरमच्छ, हिरन, बारहसिंगा, भालू, लंगूर, बंदर, तेंदुआ आदि जानवरों को देखा। हमें दूर जाते हुए हाथियों के झुंड भी दिखाई दिए। कुछ आगे बढ़े तो रास्ते में बारहसिंगा का झुंड दिखाई दिया। वे रास्ता पार कर रहे थे। जंगल के कानून का पालन करते हुए हमने उन्हें पहले निकलने दिया। इतने नजदीक से पशु पक्षियों को देखना हमारे लिए एक रोमांचक अनुभव था। अंकल हमें जंगल के बारे में भी बताते जा रहे थे। पूरे वातावरण में तरह तरह के पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। पापा ने कई जगह कैमरे से पशु पक्षियों के चित्र भी खींचे। हमें कई जगह बाघों के पैरों के निशान भी दिखाई दिए, जो झाड़ियों के पास जाकर खो जाते थे। पार्क में जगह जगह पर लकड़ियों के मचान बने हुए थे, जहां पर्यटक दूरबीन द्वारा घूमते फिरते जानवरों और दूर दूर तक फैले जंगल का नजारा ले सकते थे। अंकल ने बताया कि आजकल देश में बाघों की संख्या कम हो रही है, इसलिए एशिया और भारत में बाघों के संरक्षण के लिए यह पार्क बना है। दिन भर घूमते घूमते अब हम थकने लगे थे। पापा ने वापस होटल चलने के लिए कहा तो सभी बेमन से चल तो पड़े, लेकिन जंगल का सुंदर दृश्य जैसे हमें रोक रहा था। दीपू और मैं जीप के पीछे छूटते हुए जंगल को देखते जा रहे थे। होटल पहुंचकर सबने हाथ मुंह धोकर खाना खाया और आराम करने लगे। जिम कॉर्बेट पार्क सचमुच हमें बहुत सुंदर लगा। पशु पक्षियों को बहुत पास से देखकर हम बहुत खुश हो गए थे। यहाँ आकर हमें समय का पता ही नहीं चला। रोमांचक पलों को मन में संजोए हुए शाम को हम सब
वापस घर की ओर रवाना हो गए। संकलित पाठ 10 मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। इस पाठ में डॉक्टर विश्वेश्वरैया की प्रतिभा तथा उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। भारत सरकार ने उनके योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया भारत के महान इंजीनियर, राजनेता व प्रशासक थे। उनका पूरा नाम डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया था। 15 सितंबर 1861 को कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर में विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम मोक्ष गुंडम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकटचम्मा था। डॉक्टर विश्वेश्वरैया का बचपन बहुत कठिनाइयों एवं संघर्षों में बीता। जब वे मात्र 14 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्हें अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। डॉक्टर विश्वेश्वरैया की प्रारंभिक शिक्षा चिक्काबल्लापुर में ही पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। सन 1881 में बीए की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। सन 1883 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पूना चले गए। इस परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त करके उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया। इसके बाद उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने सिंचाई के साधनों के विस्तार में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अनेक बांधों का निर्माण करवाया, जिनमें से कावेरी नदी पर बना कृष्णराज सागर बांध एक ऐसा बांध है जिसके बन जाने से मैसूर में पानी की समस्या हल हो गई। उन्होंने विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के विकास हेतु कई कारखानों का निर्माण भी करवाया। कृष्णराज सागर के निकट ही उन्होंने वृंदावन गार्डन भी बनवाया, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने अथक परिश्रम से भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर संदल ऑयल एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय और बैंक ऑफ मैसूर जैसी परियोजनाओं को सफल बनाया। उन्हें सिंचाई व्यवस्था को ठीक करने की समिति का सदस्य बनाया गया। इसके लिए विश्वेश्वरैया ने एक नए ब्लॉक प्रणाली का आविष्कार किया। इसके अंतर्गत उन्होंने स्टील के दरवाजे बनाए, जो कि बांध से पानी के बहाव को रोकने में मदद करते थे। उनके इस कार्य के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई। आज भी यह प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने मूसा तथा ईसा नामक 2 नदियों के पानी को बांधने के लिए भी योजना तैयार की। इसके बाद उन्हें मैसूर का चीफ इंजीनियर बनाया गया। उनके प्रयत्न से राज्य में कई नए उद्योग प्रारंभ हुए। विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य में फैली अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी को दूर करने के लिए काफी प्रयास किए। उनकी दूरदर्शिता के कारण ही मैसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया और लड़कियों की शिक्षा पर भी जोर दिया गया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जीवन भी उनके कार्यों की तरह ही महान था। उनमें ईमानदारी, त्याग और परिश्रम जैसे गुण कूट कूट कर भरे थे। वे अपना हर काम पूरी निष्ठा से और समय पर पूरा करते थे। उन्होंने कभी किसी काम को बोझ नहीं माना। उनका कहना था, कार्य जो भी हो, लेकिन वह इस ढंग से किया गया हो कि वह दूसरों के कार्य से श्रेष्ठ हो। उनकी कार्यनिष्ठा एवं योग्यता से प्रसन्न होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। उनके इस योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 1955 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त उनके जन्म दिवस को अभियांत्रिक दिवस का नाम दिया। यही कारण है कि प्रति वर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। 101 वर्ष की उम्र में 12 अप्रैल 1962 को भारत को आधुनिक भारत की श्रेणी में लाने वाले डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का निधन हो गया।
भारत निर्माण के लिए किए गए उनके कार्यों को सदैव याद किया जाएगा। पाठ 11 खुशियों का खजाना। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही है। जो लोग नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं वे हमेशा परेशान रहते हैं तथा दूसरों को भी परेशान करते हैं। लेखिका कहती हैं कि मनुष्य को जीवन में हर हालत में खुश रहना चाहिए। हमें समय के साथ गतिशील रहना चाहिए ताकि हम अपने कर्तव्य के प्रति भी निष्ठावान रहें। एक है खुनखुन जी और दूसरे हैं खुश खुश जी। खुनखुन जी को हमेशा चिंताएं परेशान करती हैं। ऐसी चिंताएं जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। कभी वे पड़ोसी की खुशियों से परेशान हो जाते हैं और कभी अपने काम के बोझ से चिंता करने लगते हैं। कभी उन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता होती है तो कभी महंगाई की। वहीं खुश खुश जी हर हाल में प्रसन्न रहती हैं। चाहे उन्हें मानसिक चिंता हो या शारीरिक कष्ट, वे उसे अपने पर हावी नहीं होने देते। अपनी परेशानी का सकारात्मक पक्ष खोजकर वे उसमें भी खुशी ढूंढ लेते हैं। खुश रहना हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। लोगों का यह विश्वास है कि खूब सारा धन, अच्छा भोजन, महंगे कपड़े, खूब सारी सुख सुविधाएं, मनोरंजन खुशी दे सकते हैं। पर खुनखुन जी तो यह सब होने पर भी खुश नहीं है। तो फिर हमें खुशियाँ कैसे मिल सकती हैं? खुशी पाने के लिए सबसे जरूरी है सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना। सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है हर दुख, कष्ट, परेशानी में भी कोई अच्छाई ढूंढ सकने की क्षमता। यदि हम होने वाली हर घटना का सकारात्मक पक्ष देखने की आदत डाल लें, तो हर हाल में खुश रहने का मूल मंत्र हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। यह खुशी पाने का पहला सोपान है। उदाहरण के लिए दौड़ में पिछड़ जाने का सकारात्मक पक्ष यह है कि हम और अधिक अभ्यास कर अपनी गति को बढ़ाएं और यह सोचकर निराश न हो कि हम दौड़ में पिछड़ गए, बल्कि हम यह सोचें कि ऐसी कोई विशेषता हम में भी होगी जिससे हम आगे निकल सकते हैं। संतुष्ट रहना खुशी पाने का दूसरा सोपान है। संतुष्ट रहने से लालच, ईर्ष्या, द्वेष, निराशा जैसे भावों से छुटकारा मिल जाता है। किंतु संतुष्ट रहने का यह अर्थ नहीं है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश ही न करें। आगे बढ़ते रहना, समय के साथ गतिशील रहना एक स्वाभाविक गुण है, जिसके विरुद्ध जाकर न तो हम संतुष्ट रह सकते हैं न ही खुश। खुशियों की प्राप्ति का तीसरा सोपान है अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश। अपने आप पर विश्वास रखकर यदि हम कोशिश करते रहेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इस तरह हमारी क्षमता बढ़ेगी और उस आत्मसंतुष्टि से खुशी भी मिलेगी। खुशियाँ दूसरों से बांटना खुशी पाने का चौथा सोपान है। जैसे ज्ञान देने से कभी नहीं घटता, वैसे ही खुशियाँ बांटने से कभी कम नहीं होती। दूसरों को खुशी देने से हमारा अपना खुशी का खजाना बढ़ता जाता है। दूसरों को खुशियाँ कई प्रकार से दी जा सकती हैं। उनकी भावनाओं का आदर कर, सहानुभूति रखकर, मदद करके और दूसरों के सुख दुख में साथ देकर। किसी बड़े बूढ़े को सड़क पार करा देना, बीमारी में सेवा करना, अपनी वस्तुओं को दूसरों में बांटना, दूसरों को खुशियाँ देकर स्वयं खुशी पाने के कुछ उदाहरण हैं। यदि हम अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकाल लें और अपनी मर्जी के कुछ काम कर पाएं, तो वह खुशी पाने का पांचवा सोपान कहलाएगा। अपनी मर्जी के ये काम खेलना, नाटक देखना, चित्र बनाना, छायांकन करना, गाने सुनना, भ्रमण करना, बागवानी करना, सैर करना आदि कुछ भी हो सकते हैं। चिंताओं को अपने ऊपर हावी न होने देना खुशी पाने का छठा सोपान है। चिंताएं व परेशानियां सभी को होती हैं।
कुछ लोग खुनखुनजी की तरह उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं और कुछ लोग खुश जी की तरह उस चिंता से मुक्त होने का कारण ढूंढ लेते हैं। चिंता मुक्त होने के लिए हमें ही यह निश्चय करना होगा कि हम कैसी प्रवृत्ति को विकसित करें। केवल अपने साथ बैठकर अपने हृदय में झांकना, स्वयं से बातें करना, आत्मनिरीक्षण करना खुशी पाने का 7वां सोपान है। स्वयं से बातें करके हम न केवल अपने बारे में जान सकते हैं बल्कि उन बातों को दोहरा भी सकते हैं जिनसे हमने खुशी पाई थी। ऐसे क्षणों में हम दिन में स्वप्न भी देख सकते हैं। सपनों को पालने के सुख का अलग आनंद है और जब हम सपने देखेंगे तभी तो उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। हम में से हर व्यक्ति के भीतर एक रचनाकार है। उस रचनाकार को पहचान कर अपनी सृजनशीलता को बढ़ाना खुशी पाने का 8वां सोपान है। अपनी एक अलग राह खोजकर अपनी पहचान बनाना असीम सुख देता है। खुशी की प्राप्ति का 9वां और अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान है अपनी खुशी को अपने और अपने परिचितों तक सीमित न रखकर सबको सुख देने का प्रयास करना। जब हम ऐसी भावना को उभारेंगे तो पूरी मानव जाति और प्रकृति से प्यार करेंगे। प्राणियों की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों, जल, ऊर्जा का संरक्षण, प्रदूषण कम करने का प्रयास, संपूर्ण मानव जाति से समान भाव आदि कुछ ऐसे ही कार्य हैं और ये कार्य हमें सुख प्रदान करते हैं। खुशी प्राप्त करने का अंतिम और 10वां सोपान है कोई न कोई अच्छा काम करने की ठान लेना। अच्छे कामों की सूची बनाकर उनमें अमल करना इस दिशा में पहल होगी। लेखिका डॉक्टर मधुपंत। पाठ 12 आ रही रवि की सवारी। इस कविता में उदय होते सूर्य का सुंदर वर्णन किया गया है। इस समय प्रकृति अपने नए रूप में खिली खिली दिखाई देती है। रात का अंधियारा घटने लगता है और सुबह की उजली किरणें धरती पर पड़ने लगती हैं। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी, विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी, चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह। रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। आ रही रवि की सवारी। कवि हरिवंश राय बच्चन। पाठ 13 बालक चंद्रगुप्त। यह पाठ चंद्रगुप्त के साहस और निडर रूप को दिखाता है। चंद्रगुप्त बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे। अपनी बुद्धि के बल पर उसने तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। इसके अतिरिक्त उसने सिकंदर के पैरों को भारत में जमने नहीं दिया। पाटलिपुत्र नगर के प्रांत में पिप्पली कानन में मौर्य सेनापति का एक साधारण घर था। महापद्मनंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन किसी प्रकार कष्ट से बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह था राजा। उन्हीं लड़कों में से वह कभी किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता और दंड तथा पुरस्कार आदि देने का राजकीय अभिनय करता। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक के खेल को बड़े ध्यान से देखा। उनके मन में जानने की इच्छा हुई और कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने ठीक ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर प्रार्थना की। राजन, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए।
बालक ने राजा की सी उदारता का अभिनय करते हुए सामने चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गायें ले लो। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, ये जिसकी गायें हैं वह मारने लगे तो? बालक ने गर्व से छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को न माने? जब मैं राजा हूँ तब तक मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से बालक से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उसकी माँ वहाँ आ गई और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह बड़ा धृष्ट लड़का है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोने लगी और बोली, हम लोगों पर राजकोप है और हमारे पति राजा की आज्ञा से बंदी किए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर वह चला गया। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। महापद्मनंद एक निष्ठुर और मूर्ख राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। पहले राजा लोग एक दूसरे की बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे। उसी समय जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुंचा, किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा की बुद्धि का अनुमान करने के लिए लोहे के पिंजड़े में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था और उसके साथ यह कहलाया गया था कि पिंजड़े को खोले बिना ही सिंह को निकाल लीजिए। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी, पर उन चाटुकार मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। अपनी माता के साथ वह बालक यह लीला देख रहा था। वह भला कब मानने वाला था? उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। सब लोग हंस पड़े। बालक की जिद कम न थी। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, यह कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था, नंद की मूर्खता की अग्नि में एक और आहुति पड़ी। क्रुद्ध होकर बोला, यदि इसे न निकाल सकेगा तो तू भी इस पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने देखा कि यह मुसीबत भी कहां से आई, परंतु बालक बिना किसी डर के आगे बढ़ा और पिंजड़े के पास जाकर उसको भली भांति देखा। फिर लोहे की सलाखों को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजड़े को खाली कर दिया। सब लोग हैरान रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, जो ईसा से 321 वर्ष पहले मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा और अपने बाहुबल से सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के डर से भारत को स्वतंत्र किया। लेखक जयशंकर प्रसाद। पाठ 14, गुब्बारे पर चीता। इस कहानी में बताया गया है कि बड़े से बड़े संकट में भी यदि हम सजग रहें तो रास्ता निकल आता है। बस हमें मुसीबत में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बलदेव अपने साथियों के साथ गेंद का खेल न खेलकर सर्कस देखने चला गया। सर्कस में उसके साथ क्या हुआ, आइए पढ़कर जानें। मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। स्कूल के सामने एक बड़ा मैदान है। कई लड़के खड़े हैं और बलदेव अपनी जेब में हाथ डाले हुए सब लड़कों को सर्कस देखने के लिए चलने की सलाह दे रहा है। बात यह थी कि स्कूल के पास के मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब करतब करते दिखाए गए थे।
लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी। इश्तहार बड़ा आकर्षक था। आ गया है, जिस तमाशे का आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही मुंबई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के अलावा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो न किसी ने देखा होगा और न सुना होगा। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। क्या शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे? और इतना बड़ा हाथी बैलगाड़ी पर कैसे बैठेगा? बैलगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। और तोता बंदूक छोड़ेगा और वन मानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा था और सोच रहा था कि कल शनिवार नहीं इतवार होता तो कैसा मजा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मन ही मन सोच रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे। मगर और लड़के इतने साहसी न थे। कोई उसके साथ जाने को राजी न हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा सिद्धि था। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था। शनिवार के दिन लड़के तो मास्टर जी के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला गया। वहां पहुंचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने की टिकट खरीदी और जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झंझलाया। यह शेर है? मालूम होता है जैसे महीने से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। यह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा? और यह सुंदरवन का बाघ है? जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो। मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, यह भालू है या सुअर? और वह भी काना, जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो। अलबत्ता यह चीता कुछ जानदार है और एक 3 टांग का कुत्ता भी। यह कहकर बड़े जोर से हंसा। मन ही मन बोला, उसकी एक टांग किसने काट ली? दुम कटे कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा। और यह दौड़ेगा कैसे? उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ न हकाया। एक आने पैसे भी गए। ऐसे जानवरों को तो मैं सेंट मेंट में भी न देखता। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ, चले आओ, 4 आने में आसमान की सैर करो। अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वही चीता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान बचाकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था, वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। बलदेव को और कुछ न सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात ही बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे बचने के उपाय बतलाने लगे, मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। ज्यों-ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जाता था, चीते की जान निकली जाती थी। उसकी समझ में न आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी।
सारा चीतापन भूल गया था। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था। अब फिक्र हुई कि गुब्बारा उसे कहाँ लिए जाता है। वह एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौनों से और घर घरौंदे से लगते थे, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर जाता है, मगर उसे यह न मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़ी जोर से गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। दरिया बह रहा था। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैर कर निकल आया। लेखक प्रेमचंद।